ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनल अकाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा था फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अकॉर्डिंग टू दैट अभी हम लोग देख रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो फाइनल अकाउंट है उसका जो भी फॉर्मेट है ना, विच इज अ वेरी सिमिलर टू द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। वेरी सिमिलर मतलब डायरेक्टली सिमिलर ही है, ऐसे बोल सकते हो, सिर्फ सिमिलर नहीं है। ओके, तो जो हम लोगों ने एसवाई में सीखा था फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेम फॉर्मेट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉलो करते हैं। तो अभी मैं एक्सप्लेन करी हूँ इलेक्ट्रिसिटी फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है ना। ओके, कम टू द फॉर्मेट। नॉर्मली यू नो इट वेरी वेल, इन अ बैलेंस शीट वी आर हैविंग अ 2 पॉइंट, एसेट्स एज वेल एज व्हाट, लाइबिलिटीज। एसेट्स होते हैं एज वेल एज लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। अभी एसेट्स एंड लाइबिलिटी में नॉर्मली स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लाइबिलिटीज में। तो फर्स्ट हेडिंग इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फर्स्ट हेडिंग इज अ व्हाट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, तो इसके लिए हम लोग यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हमारे पास मेन 4 सब हेड्स है। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर होल्डर फंड। कौन सा फंड, शेयर होल्डर फंड। इन अ शेयर होल्डर फंड फर्स्ट वन इज अ शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या आता है आपको सबको पता है, व्हाट, शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, खत्म, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जितने भी रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ पे आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। फिर थर्ड वन आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। मतलब कंपनी अगर शेयर वारंट इशू कर रही है, तो कंपनी ने शेयर वारंट इशू किया, उसके बदले में पैसे मिले, तो ये वाला पॉइंट है वो आएगा सी में, दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अभी ये जो सी पॉइंट है ना, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली है तो लिखो, अदरवाइज आपने ये हेडिंग नहीं लिखा तभी भी चलेगा। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 में था शेयर होल्डर फंड। इन अ शेयर होल्डर फंड वी आर हैविंग अ 3 पॉइंट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। उसमें से सी पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन में दिखा तो लिखना, अदरवाइज मत लिखो। क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल में क्या क्या था बोलो, इक्विटी शेयर एज वेल एज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में पता है रिजर्व्स होते हैं सारे के सारे, सरप्लस होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तब तक बीएसटी करो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में। कौन से शेयर्स, ऑब्वियसली कौन से भी, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, जहां पे एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है बट अभी तक हम लोगों ने शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं किया, तो दैट मनी इज नोन एज अ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जैसे कि शेयर कैपिटल के अंदर देखो, शेयर कैपिटल ये हेडिंग है, हाँ या ना। शेयर कैपिटल के अंदर फर्स्ट होता है हमारा इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। वैसे ये मतलब ये मेन हेड है, ये सब पॉइंट है कि नहीं है। वैसे पॉइंट नंबर 2 में मतलब मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द व्हाट, बट शेयर अलॉटमेंट नॉट डन, ऐसा पॉइंट जो है कि जहां पे एप्लीकेशन का पैसा मिला बट अभी तक हम लोगों ने शेयर अलॉट नहीं किए, उसके अंदर कोई सबहेड नहीं होता। तो ये भी पॉइंट नंबर 2 अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो लिखो, अदरवाइज ये पॉइंट नंबर 2 भी लिखने का जरूरत नहीं। समझ में आया जो मैंने बताया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये आता ही है। इन नॉन करंट लायबिलिटी फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग, दैट इज अ डिबेंचर, लोन्स, जो हम लोग ने लॉन्ग पीरियड के लिए लोन लिया ना, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में। फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये भी डायरेक्ट हेडिंग रहेगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब जो एक्चुअल टैक्सेस आपने पेड किया और जो आपके एस्टिमेटेड टैक्सेस है उसमें जो डिफरेंसेस आता है एंड अगेन वी हैव टू पे द टैक्सेस, तो उसको बोला जाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली रहेगा तो लिखो, अदरवाइज लिखने का जरूरत नहीं है, ये भी डायरेक्ट हेडिंग रहेगा। फिर उसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज रहेगी तो वो सब कुछ यहाँ पे आती है। एंड नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस कि जहाँ पे हम लोगों ने पैसे साइड में निकाल के रखे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के पीएफ के लिए आप पैसा साइड में निकाल के रखते हो, हाँ या ना। और उसका जो फंड्स हम लोगों ने साइड में निकाल के रखा है उसका पेमेंट हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग पीरियड में करेंगे, मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तब देना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट यही है, द लाइबिलिटीज विच इज पेएबल और पेड कंप्लीटली आफ्टर द 12 मंथ, जिसका पेमेंट 12 मंथ के बाद भी होता ही रहेगा। जो लाइबिलिटी 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए है, दैट लाइबिलिटीज इज नोन एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्लियर हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। समझा कि नहीं समझा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हम लोगों का करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में है शॉर्ट टर्म बोरिंग। क्या है करंट लाइबिलिटीज में बोलो, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब क्या है, द लाइबिलिटीज व्हिच इज पेएबल विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो लाइबिलिटी हम लोग 12 महीने के अंदर पेड करके खत्म कर देते हैं उसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर,
बिल पेएबल, ये सब कुछ आता है ट्रेड पेएबल में। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर करंट लाइबिलिटीज, बच्चे कुछ ही सारे लाइबिलिटीज, कुछ रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या तो एक्सपेंसेस पेएबल है, बिल, ये सब कुछ यहाँ पे आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज में। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मीनिंग क्या है? तो प्रोविजन विच इज मेड फॉर द पीरियड ऑफ ओनली हाउ मच पीरियड, लेस देन 12 मंथ, लाइक अ प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, मतलब 12 महीने के अंदर पीरियड के लिए जो प्रोविजन हम लोग करते हैं, जिसके लिए पैसे साइड में निकाल के रखते हैं, 12 मंथ के अंदर उसका पेमेंट कर देते हैं, दैट इज नोन एज अ व्हाट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? ओके, तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। ऑब्जर्व करो, लाइबिलिटी साइड में मेन 4 हेड है, उस 4 हेड्स के अंदर अगेन सब हेडिंग। क्लियर है? ये हो गया लाइबिलिटी साइड, इसका टोटल करो खत्म। अब नाउ कम टू द एसेट साइड। इन एसेट साइड वी आर हैविंग अ टू मेन हेड्स। फर्स्ट वन इज द नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। इन अ नॉन करंट एसेट्स मींस द एसेट्स व्हिच इज अवेलेबल इन योर बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ। जो एसेट्स हमारे बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए, उसको क्या बोला जाता है? नॉन करंट एसेट्स बोला जाता है। ये पॉइंट तो समझ में आया? ओके, अब ये जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसमें टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। पता है तुम लोगों को इसका मीनिंग? टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल में आता है गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट वन है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर कोई सब हेड नहीं, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली अवेलेबल है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है लॉन्ग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये भी डायरेक्टली रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखेंगे, पर उसके पहले ऊपर है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। मतलब क्या? जैसे कि कुछ एसेट्स है उसके ऊपर काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, उसको बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये दो पॉइंट समझ में आए? तो देखो, ऑब्जर्व करो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 4 पॉइंट है, टेंजिबल एसेट्स, intangible assets, then next is what, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जहां पे हमारा कैपिटल चालू है, बन रहा है, बिजनेस स्टार्ट करे, उसका कैपिटल अंडर द प्रोसेस है, एंड लास्ट वन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर द प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो ये जो सी एंड डी पॉइंट है ना, मतलब थर्ड एंड फोर्थ, वो भी क्वेश्चन में रहेगा तो लिखो, अदरवाइज फॉर्मेट में नहीं लिखा तब भी चलेगा। मैंने जिन जिन पॉइंट्स को सर्कल किया ना वो क्वेश्चन में अवेलेबल है तो लिखना है, अदरवाइज मत लिखो फॉर्मेट। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वन आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सारे इन्वेस्टमेंट जो मोर देन 12 मंथ के लिए किए है, मोर देन द 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगेन डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अगर एक तो लाइबिलिटी हो सकता है या तो एसेट्स हो सकता है। अगर हमारा एक्चुअल टैक्सेस एंड एस्टिमेटेड टैक्सेस, उनका जो डिफरेंस है उसमें लाइबिलिटी पे करना है, टैक्स पे करने का है, तो वो लाइबिलिटी है। और अगर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है तो रिटर्न मिलने वाला है तो वो एसेट्स है, इसलिए वो डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, यू आर गिवन अ लोन एंड एडवांसेस टू द एनीवन, किसी को भी हम लोगों ने लोन दिया है, एडवांसेस दिए, तो वो जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में। अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? द एसेट्स विच इज अगेन रिमेनिंग, सब कुछ जो ऊपर के लिस्ट में नहीं आते, बच्चे कुछ यहाँ सब कुछ आता है, राइट? ये हो गया अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट 12 मंथ्स के अंदर मैच्योर हो जाएगी, 12 मंथ के अंदर का उसका मैच्योरिटी पीरियड है, दैट इज नोन एज अ करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। फिर आता है हम लोगों का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मींस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देन शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, हम लोगों ने लोन दिया है, एडवांसेस दिया है, बट रिटर्न मिलने वाला है 12 मंथ के अंदर, तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। आपने लोन किसी को दिया या तो एडवांसेस पेड किया, बट वो आपको रिटर्न मिलने वाला है विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, इसीलिए वो कहाँ है? करंट में है। एंड अदर करंट एसेट्स मतलब बचे कुछ सारे के सारे एसेट्स। आई होप नो डाउट इन दिस, समझ में आया? गुड। Now we are starting with the question number 6 of the electricity final account. The trial balance of XYZ electricity supply company for the year ended 31st March 2012 is as follows. Share capital कहा जाएगा? Share capital, right? Second one is उसके अंदर है 15 lakh, equity share of 10 each. Then obviously share capital में जाएगा. Then patents and trademark, intangible assets. तो इंटेंजिबल एसेट्स में लिखेंगे इसको, मतलब फिक्स एसेट्स में वो प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स में। देन 14% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग, 11% बैंक लोन सेम लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन लैंड बिल्डिंग कहा जाएगा? टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल। पावर प्लांट फिक्स एसेट्स टेंजिबल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फिक्स एसेट्स टेंजिबल, राइट? देन capital reserve, reserves and surplus, contingency reserves, reserves and surplus, then transformers, ये भी तो fixed assets है, मतलब
टेंजिबल, फिक्स एसेट्स टेंजिबल। ट्रांसफॉर्मर्स मतलब वो होता है जनरेटर के लिए, जैसे बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, वैसे वो ट्रांसफॉर्मर्स पूरे मशीन है इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद नेट रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद इन्वेंटरीज का मतलब क्या, इन्वेंटरी स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कंटिजेंसी रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोला है बट कंटिजेंसी रिजर्व है किसके लिए रखा है, इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, तो ये कहा जाएगा कंटिजेंसी रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में लिखोगे लॉन्ग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो भी है वो, बोलो। हाँ, करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल हेडिंग है ना, उसी के अंदर जाएगा। यस, कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। देन बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ या ना। पब्लिक लैब, बोलो, रास्ते पे जो लैब पे इलेक्ट्रिसिटी के वो भी तो एसेट्स ही है ना। ओके, तो पब्लिक लैब्स हमारा क्या है, एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस होता है फिक्स्ड एसेट्स में से, तो ये माइनस होगा फिक्स्ड एसेट्स में। बट मुझे बताओ क्वेश्चन में बोला है क्या कि किसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन है, नहीं, तो आप टोटल में से माइनस करोगे, तो डेप्रिसिएशन मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एसेट्स है उनके टोटल में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेएबल में, देन प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हो गया। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ द XYZ इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बहुत सिंपल है, इजी है, गुड। ओके, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मेट आपको कॉपी करना है आपके फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज में फॉर्मेट ही होना चाहिए। एंड फिर इसका जो वर्किंग नोट बनेगा दैट इज नोन एज अ नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट के जब भी प्रिपेयर करोगे तो इसके जो सब हेड्स है लाइक पॉइंट ए पॉइंट बी, उसका वर्किंग नोट बनेगा। देखो शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आया, शेयर कैपिटल, तो जो जो पॉइंट में ए बी सी ऐसा लिखा है उसका आप नोट टू अकाउंट बनाओगे। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इनका हम लोगों ने नोट टू अकाउंट बनाया। नोट टू अकाउंट बनाते होगा 4 to 5 लाइन अंदाजे ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दो, तो उसके अंदर आपको पोस्टिंग करनी है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरे क्वेश्चन का पोस्टिंग आपका नोट टू अकाउंट में होगा, सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ हो गए, इनका टोटलिंग आपका मेन फॉर्मेट में जाएगा। क्लियर हो गया सम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी मैंने सम एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले शेयर कैपिटल है जो शेयर कैपिटल में जाता है, बट शेयर कैपिटल में एक रूल है, सम कंपल्सरी सबसे पहले लिखना चाहिए ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या लिखना चाहिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं, बाजू में क्वेश्चन मार्क करो, सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, कंपल्सरी ये हेडिंग लिखना है। अगर दिया भी होगा तो आप अमाउंट लिखोगे बट वो टोटलिंग में नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल के बाद नेक्स्ट वन आता है व्हाट, इशूड, सब्सक्राइब एंड व्हाट, पेड अप कैपिटल। यस, इसके अंदर देखो कितना नंबर ऑफ शेयर है, 15 लाख बोला है ना, 15 लाख इक्विटी शेयर ऑफ व्हाट, 10 ईच, कितना अमाउंट लिखा है 150, हम लोग भी 150 लिखेंगे। और ऊपर कितना लिखा है अमाउंट, बोलो जरा, 1000 में बोला है ना अमाउंट, 150 नहीं है, हाँ वो भी लिखेंगे ना, जो है वही पूरा लिखेंगे। कितना चेक करो, 15,000, और अमाउंट इन व्हाट, 1000। क्लियर है, समझा। नेक्स्ट वन, अभी आगे बोलो। ट्रेड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कहाँ आता है, इंटेंजिबल, 500। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग 14% डिबेंचर, कितना, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर में लिख रहे, अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो यही आपको इनर कॉलम भी प्रिपेयर करना है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इनर कॉलम प्रिपेयर नहीं किया, या तो आप इनर पॉइंट साइड में लिखोगे फिर कैलकुलेशन करके आउटर में लिखोगे, अगर भले कॉलम नहीं बनाया तो भी। नेक्स्ट वन, हाँ बोलो कितना है, नेक्स्ट, लैंड टेंजिबल एसेट, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, सबके ऊपर डेप्रिसिएशन है ना, तो सबको एक साथ करेंगे, कितना 3100 इनर में। नेक्स्ट, कितना, नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट 1400 ना, लिखा सही है।
चारों हो गए। उसके बाद बोलो नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। कितना कितना? नेक्स्ट वन। कितना? नेक्स्ट, यहीं पे एसेट्स में कितने? नेक्स्ट, रेवेन्यू अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट, इन्वेंटरी स्टॉक है, यहाँ देखो इन्वेंटरी कितना? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्टिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा। नेक्स्ट, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट 3000 का था, हाँ ना, लाइन में जाओ। फिर इन्वेस्टमेंट्स के बाद क्या दिख रहा है आपको? ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल में कितना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? नेक्स्ट, पब्लिक लैंड फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए तो नीचे थोड़ा लिखो लेस डेप्रिसिएशन फंड 6000। नेक्स्ट, माइनस करने से देखो ब्रैकेट किया, सही है ना। ट्रेड पेबल अदर, हाँ कितना ट्रेड पेबल में? शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना? और खत्म। ओके, कोई एडजस्टमेंट होता तो यहीं पे करते थे। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग हाउ मेनी इफेक्ट? 2 इफेक्ट। अगर एडजस्टमेंट होता तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अभी बस टोटलिंग करना है। कैसे करना है ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। पहला शेयर कैपिटल के लिए इतना ही है, इतना ही है ना, वहीं पे टोटल कर दो, यही अमाउंट यहाँ लिख दो 15000 तुरंत। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल करो प्लीज, 6500, उसका टोटल यहाँ 6500। इनर में सब कुछ। लॉन्ग टर्म 9500, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग 9500। जहाँ कुछ नहीं है वहां डैश, ये भी डैश, ये भी डैश, सीधा ट्रेड पेबल। सिंगल अमाउंट है, उसी को टोटलिंग किया, सही है। ट्रेड पेबल में कितना लिखेंगे फिर? 1500। बीच में जो नहीं है उसको डैश करना भूलना मत। फिर अदर करंट लायबिलिटी में भी कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कितना है बोलो? 3000, वहीं पे टोटलिंग किया, तो यहाँ पे कितना आया? शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3000। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। अब इसके बाद आप टोटलिंग करेंगे टैंजिबल का, 32,000 माइनस 6000, और ये फाइनल टेंजिबल है कि नहीं है? तो प्रॉपर्टी प्लांट के टेंजिबल में कितना आएगा बोलो? 26,900। फिर उसके बाद इंटेंजिबल में कितना है बोलो? 500 है, तो इंटेंजिबल में कितना लिखेंगे? 500। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हाउ मच? 3000, तो यहाँ पे भी उसके सामने लिखेंगे 3000। बाद में लॉन्ग टर्म एडवांस में कुछ नहीं है, अदर नॉन करंट एसेट्स में भी कुछ नहीं है, तो उनको डैश करके छोड़ देना। अभी करंट एसेट्स में भी कुछ नहीं। इन्वेंटरी में 2900, यस और नो? तो इन्वेंटरी में 2900, ट्रेड रिसीवेबल में कितना? 1600, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना? 600। बाकी में कुछ नहीं है, तो प्लीज उनको डैश करो। हो गया। अब करना है टोटलिंग। टोटलिंग कैसे? देखो ध्यान देना, 1 2 3 ये मेन हेडिंग्स है, तो इसका टोटलिंग बाहर होना चाहिए। इसका टोटलिंग 21,500, ये वाला 9,500, और ये 4,500, राइट? समझा? अब इन तीनों का टोटल होगा कितना आया? ओके, अब नेक्स्ट का करो, इनका टोटलिंग करो। हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है, नहीं लिखा? केली ना, ठीक है। हाँ, इसका टोटल कितना आया? 5100। टोटल देखो 35,500 हो गया टैली। इजी था। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट आम अभी भी बाकी है, इसके नंबर्स। रूल ये है कि जहाँ पे नंबर्स है, मतलब जब शेड्यूल ब्लैंक रहेगा तो उसको कोई नंबर नहीं होता, पहले ये याद रखो। तो देखो इसका पहला रोड नंबर यहाँ लिखा 1, फिर आप यहाँ डालो 1, फिर ये रिजर्व एंड सरप्लस 2, तो यहाँ पे लिखो 2, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग 3, तो 3, फिर डायरेक्टली ट्रेड पेएबल 4,
तो आप भी ट्रेड पेएबल को लिखेंगे 4। ये ब्लैंक शेड्यूल्स को कोई नंबर आप नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोगों ने पहले नंबर नहीं लिखे। क्लियर हो गया? 4 के बाद डायरेक्टली क्या दिख रहा है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी 5। देन व्हाट? टैंजिबल 6, इंटैंजिबल 7, तो ये 6 होगा और ये क्या रहेगा 7। फिर उसके बाद 8 नॉन करंट 8, फिर 9 10 11, सही है ना? 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 10 and 11 and this is a complete sum of the electricity only for the balance sheet। हाँ, यहाँ पे P&L नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है तो हम लोगों ने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। एनी डाउट इन दिस? समझा? तो आगे क्या समझ में, अगर आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आप कर सकते हो ना, कैसे लिखना है वो क्लियर हो गया? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.